अभिमन्यु तुरंत हड़बड़ाहट के साथ यामिनी से पूछ पड़ता है, एक और जरिया है? क्या जरिया है यामिनी? यामिनी अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है, एकटक अभिमन्यु को देखते रहती है। अभिमन्यु फिर यामिनी से बोल पड़ता है, तुम चुप क्यों हो यामिनी? जवाब दो, एक और जरिया क्या है उस काले साए के बारे में पता लगाने का? बताओ मुझे। यामिनी अभिमन्यु की तरफ ही देखते रहती है, इस बार भी कुछ नहीं कहती है। अभिमन्यु चिढ़ते हुए कहता है, मेरी तरफ ऐसे क्या देख रही हो यामिनी? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या जरिया है एक और? यामिनी एकटक अभिमन्यु को देखते हुए ही उससे बोल पड़ती है, वो जरिया तुम हो अभिमन्यु। अभिमन्यु हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? मैं? यामिनी हामी भरते हुए कहती है, हाँ अभिमन्यु, वो जरिया तुम हो जिससे उस काले साए के बारे में पता लगाया जा सकता है। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए यामिनी को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना यामिनी? कहीं कल बारिश में तुम भी तो नहीं भीग गई थी, जिस कारण तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यामिनी अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहती है, मेरा दिमाग मेरे ठिकाने पर है अभिमन्यु, वो जरिया तुम ही हो, तुम्हारे जरिए ही अब उस काले साए के बारे में पता लगाया जा सकता है। अभिमन्यु मुंह बनाते हुए हैरानी के साथ कहता है, मेरे जरिए पर कैसे यामिनी? यामिनी अभिमन्यु को सब कुछ समझाते हुए कहती है, अभिमन्यु, अनुराग अंकल की कहानी जो युग बाबू ने लिखी थी वो तुम्हें पता है ना? अभिमन्यु झट से जवाब देता है, हाँ यामिनी, मुझे पता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, उसकी कहानी का हर एक किस्सा याद है तुम्हें जो युग बाबू ने तुम्हें बताया था? अभिमन्यु यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ यामिनी, याद है मुझे, क्योंकि जब युग ने वो कहानी सुना दी थी उसके बाद भी मैंने खुद उस कहानी को 2-3 बार पढ़ा था ताकि उसे अच्छे से समझ सकूं, जान सकूं कि वो काला साया कौन है, पर उसमें भी मुझे कुछ पता नहीं चल पाया। यामिनी अपनी बात अभिमन्यु के सामने रखते हुए कहती है, अभिमन्यु, अगर तुमने अनुराग अंकल की कहानी का हर किस्सा अच्छे से पढ़ा है तो तुम्हें तो फिर ये भी याद होगा कि उसी कहानी के अंदर एक किस्सा ये भी है कि बचपन में अनुराग अंकल ने तुम्हारी जान बचाई थी जब तुम ये देखने किश्नोई नदी के घाट पर पहुंच गए थे कि यक्षिणी होती है या नहीं। अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है, बड़े ही गौर से यामिनी की बात सुनते रहता है, कुछ नहीं कहता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, हो सकता है अभिमन्यु की उस अमावस्या की रात तुमने किश्नोई नदी के घाट पर यक्षिणी की जगह काले साए को देखा हो, क्योंकि उसमें यही तो लिखा था कि घाट पर तुम्हें कोई काली चीज नजर आ रही थी, वो भी पीली आंखों वाली। और पीली आंखें यक्षिणी मेरी माँ की थोड़ी है, वो तो उस काले साए की है। जब हम ग्रेवयार्ड कोठी में थे तब देखी थी ना तुमने उस काले साए की आंखें, जब वो डायना को मार रहा था, वो काला साया सबके सामने आ गया था। अभिमन्यु यामिनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, हाँ यामिनी, देखी थी उस काले साए की आंखें मैंने ग्रेवयार्ड कोठी में, वो पीली ही थी। अभिमन्यु यामिनी के कुछ कहने के पहले ही युग की लिखी कहानी के बारे में याद करते हुए कुछ परेशान होते हुए उससे कहता है, पर यामिनी, तुम जो कह रही हो मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं कि बचपन में मेरे साथ वैसा कुछ हुआ भी था या नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं अमावस्या की रात किश्नोई नदी के घाट पर गया था या नहीं, न ही ये बात याद है कि अनुराग अंकल ने मेरी जान बचाई थी। मुझे तो ये किस्सा ही झूठा लग रहा था, तभी तो मैं उस दिन युग से झगड़ रहा था इस बात को लेकर। यामिनी अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहती है, तुम्हें बचपन का वो किस्सा याद नहीं है तो कोई बात नहीं अभिमन्यु, पर तुम्हें वो किस्सा याद आ जाएगा। अभिमन्यु हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, याद आ जाएगा पर कैसे यामिनी? यामिनी अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, तारा की मदद से अभिमन्यु। अभिमन्यु और ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी? तारा की मदद से, पर कैसे? यामिनी अभिमन्यु को समझाते हुए कहती है, तुम्हें युग बाबू ने ये बात बताई है कि कल रात क्या क्या हुआ है, तो ये बात भी बताई होगी कि वंदना भाभी उनको कुछ बता ही नहीं रही थी कि वो काला झाड़ी जंगल चित्रा आंटी से मिली थी या नहीं। वो तो ये बात भी मानने से इनकार कर रही थी कि वो काला झाड़ी जंगल गई थी। फिर तारा ने उनका हाथ पकड़ लिया था और जैसे ही तारा ने उनका हाथ पकड़ा उसकी अद्भुत शक्तियां काम कर गई और उसने वंदना भाभी के अतीत में झांक लिया कि वो कहाँ पर गई थी। अभिमन्यु अभी भी खामोश रहता है, पर अब वो समझ गया था कि यामिनी उससे क्या कहना चाहती थी, साथ ही उससे क्या करवाना चाहती थी। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अभिमन्यु, तारा के पास एक शक्ति वो भी है जिससे वो किसी के अतीत में भी झांक सकती है, उसका हाथ पकड़कर। तो मुझे लगता है कि हमें तारा की मदद लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि बचपन में तुम्हारे साथ आखिर किश्नोई घाट पर हुआ क्या था। तुमने वहाँ पर जिसे देखा था वो मेरी माँ यक्षिणी थी या फिर वो काला साया?
अभिमन्यु घबराते हुए मन ही मन सोचता है, नहीं, मैं तारा को अपने अतीत में नहीं झांकने दे सकता। अगर तारा ने मेरे अतीत में झांका तो उसे बहुत सी ऐसी चीजें भी पता चल जाएंगी जो किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर वो बात सबके सामने आ गई तो हर कोई मुझे गलत समझने लग जाएगा। युग तो यही सोचेगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात किया है। उससे मेरी और युग की दोस्ती खराब तो होगी ही, साथ में वो टूट भी सकती है, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। यामिनी अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, तुम चुप क्यों अभिमन्यु, कहाँ खो गए? हमें तारा की मदद लेनी चाहिए। चलो तुम मेरे साथ, अभी तारा के पास चलो। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं यामिनी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, ना ही मैं तारा को अपने अतीत में झांकने दे रहा हूँ, समझी तुम? यामिनी हैरानी के साथ कहती है, नहीं झांकने दे सकते, पर क्यों अभिमन्यु? अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैंने कहा ना यामिनी, नहीं झांकने दे सकता तो नहीं झांकने दे सकता। मेरा तुम्हें हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? यामिनी चिढ़ते हुए कहती है, हाँ जरूरी है अभिमन्यु, तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि क्यों तुम तारा को अपने अतीत में झांकने से रोक रहे हो। ऐसे क्या राज छुपे है तुम्हारे अतीत में जिसकी वजह से तुम इतना डर रहे हो? अभिमन्यु खामोश खड़ा रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है, बस गुस्से के साथ यामिनी को घूरते रहता है। यामिनी अच्छे से जानती थी कि ऐसे काम नहीं चलने वाला था, इसलिए वो अभिमन्यु को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती है, कैसे दोस्त हो तुम अभिमन्यु? देख रहे हो ना युग बाबू का क्या हाल हुआ है। तुम क्या चाहते हो, युग बाबू का और भी बुरा हाल हो? अभी तो बस युग बाबू के साथ बस एक छोटा सा हादसा हुआ है, पर अगर वो काला साया बाकी लोगों के साथ भी कुछ करने लग जाए तो हम क्या करेंगे? तुम्हें सबकी जान की कोई फिक्र है भी या नहीं? अभिमन्यु यामिनी के लहजे में ही पलटकर उससे कहता है, अगर यामिनी तुम्हें सबकी जान की इतनी फिक्र है तो तुम कुछ क्यों नहीं करती हो? मुझसे क्यों कुछ करने को बोल रही हो? यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, मैं क्या करूं अभिमन्यु, तुम ही बताओ। मुझसे जो करते बन रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ ना, अब और मैं क्या कर सकती हूँ? अभिमन्यु यामिनी से कहता है, तुम अच्छे से जानती हो यामिनी तुम्हें क्या करना चाहिए। यामिनी को अभी भी अभिमन्यु की बात ठीक से समझ नहीं आई थी, इसलिए वो एकटक अभिमन्यु को देखते ही रहती है। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तुम अपने अभिशाप से मुक्ति पाकर तारा के साथ मिलकर उस काले साए का अंत क्यों नहीं कर देती? फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस काले साए का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर सबकी जान भी बच जाएगी। यामिनी अभिमन्यु पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुम जानते भी हो अभिमन्यु तुम मुझे क्या करने का बोल रहे हो? अभिमन्यु अपनी बात पर अडिग रहते हुए कहता है, मैं अच्छे से ये बात जानता हूँ यामिनी कि मैं तुम्हें क्या करने का बोल रहा हूँ। तुम ही तो सबकी जान बचाना चाहती थी ना, और सबकी जान बचाने का यही एक रास्ता है, वो जरिया मैं नहीं तुम हो। यामिनी अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए गुस्से के साथ कहती है, अभिमन्यु, इससे बाकी सबकी जान तो बच जाएगी, पर युग बाबू का क्या? तुम जानते हो ना, अभिशाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे युग बाबू को मारना होगा। अभिमन्यु अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहता है, यामिनी, अब सबकी जान बचाने के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना, तो फिर वो युग क्यों नहीं? यामिनी गुस्से के साथ कहती है, कैसे दोस्त हो तुम अभिमन्यु? अपने दोस्त के बारे में ऐसा सोचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अभिमन्यु कहता है, इसमें शर्म कैसी यामिनी, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो तुम्हें करना चाहिए। तुम खुद जरा सोचो, मेरे अतीत में झांककर कुछ फायदा नहीं होने वाला है। एक बार के लिए यामिनी, मैं तारा को अपने अतीत में झांकने भी दूं तो उससे यही पता चलने वाला है ना कि उस रात मुझे काला साया घाट पर दिखा था या यक्षिणी। ये तो पता नहीं चलने वाला ना कि वो काला साया है कौन। यामिनी खामोश रहती है, वो ये बात अच्छे से जानती थी कि अभिमन्यु एकदम सही बोल रहा था। इस बात के सिवा उसे कुछ और पता नहीं चलने वाला था अभिमन्यु के अतीत में झांककर। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम्हें अभिशाप से मुक्ति मिल गई तो फिर उस काले साए के अंत को कोई नहीं रोक सकता, वो काला साया खुद भी नहीं। यामिनी, उस काले साए की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यामिनी खामोशी खड़ी रहती है। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, मेरी बात मानो तो यामिनी, तुम्हें अपने अभिशाप से मुक्ति पा लेना चाहिए और उस काले साए का अंत कर देना चाहिए। फिर किसी की जान को खतरा नहीं होगा, सब अच्छे से रह पाएंगे और तो और तुम्हें भी अपने अभिशाप से मुक्ति मिल जाएगी और तुम अपने लोक वापस जा पाओगे। यामिनी अभिमन्यु को एकटक देखते हुए कहती है, तुम सब के सब मतलबी हो अभिमन्यु। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, कोई युग बाबू के बारे में सोच ही नहीं रहा है कि उनका क्या होगा। आखिर उनकी भी तो कोई जिंदगी है। यामिनी अभिमन्यु को गुस्से से देखते हुए कहती है, अभिमन्यु, तुम तो युग बाबू के दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हो। युग बाबू के सामने दोस्ती के मीठे बोल बोलते हो और उनके पीठ पीछे ऐसी बातें करते हो।
मुझे पता है तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम्हें अब युग बाबू से ज्यादा डायना प्यारी है। तुम उसके साथ खुशहाल जिंदगी बिताना चाहते हो, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अगर मेरे युग बाबू को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, देख लेना तुम। अभिमन्यु यामिनी की गुस्से से भरी आंखें देखते रहता है, कुछ नहीं कहता है। यामिनी फिर बोल पड़ती है, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो मत करो अभिमन्यु, मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन खबरदार अगर तुमने युग बाबू से ये बात बोली कि उनकी मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो हंसते हंसते अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आखिर उनका दिल सबसे साफ जो है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, तुम भी बाहर किसी से मेरे अतीत में झांकने की बात मत करना यामिनी, वरना मेरा मुंह खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। यामिनी अभिमन्यु को गुस्से के साथ घूरती है और वहां से जाने लग जाती है। यामिनी वहां से जाते हुए खुद से बड़बड़ाती है, मैं ही पागल थी जो सोचा अभिमन्यु मेरी मदद कर सकता है। मुझे क्या पता था ये इतना बड़ा मतलब ही निकलेगा, जिसे बस अपनी पड़ी है। अभिमन्यु युग के बारे में सोचते हुए मन में कहता है, युग मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मुझे जानबूझकर यामिनी से ऐसी बातें कहनी पड़ी, वरना वो मेरे अतीत में झांकने के लिए मेरे पीछे पड़ी रहती। उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे ये सब कहना पड़ा। यामिनी दरवाजे के पास जाती है और दरवाजा खोलने लग जाती है, और जैसे वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे से सटकर ही डायना खड़ी हुई थी, जैसे वो छुपकर उसकी और अभिमन्यु की सारी बातें सुन रही हो। यामिनी वैसे ही गुस्से में थी, इसलिए वो डायना से कुछ नहीं कहती है, बस उसे गुस्से से घूरते हुए वहां से चले जाती है। अभिमन्यु डायना को देखकर मन ही मन सोचने लग जाता है, कहीं इस डायना ने सब कुछ सुन तो नहीं लिया।